डिवीजन पुंछ श्री राजेश लखन साहब, DIO श्री नरेंद्र सिंह साहब कि वो अपने जरी ख्यालात का इजहार करें। मौलवी मोहम्मद फरीद मलिक। सबसे पहले मैं तमाम मतदाताओं को अपनी ओर से और डिस्ट्रिक्ट की जो हमारी इलेक्टोरल मशीनरी है उसकी ओर से दिल की गहराइयों से मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। वोटर लिस्ट जो 100% क्लीन है तो ये वाइस प्रोसेस जो है उसको होने से कोई नहीं रोक सकता। जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन of India, citizen of India, having abiding faith in democracy, hereby pledge बारहवां राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वो मनाया जा रहा है, जो 2011 में पहली बार शुरू हुआ था। वो इसी के चलते जहां पुंछ में भी जहां कॉन्फ्रेंस हॉल में हमने एक छोटा सा फंक्शन रखा है और बहुत सारे लोग जो हैं उससे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। इस दिन पे हम जो नए वोटर्स होते हैं उनको शामिल करते हैं और उनको बताते हैं कि आपके वोट की कितनी ताकत है। आपके माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस बार कुछ अमेंडमेंट, उनकी रिकमेंडेशन पे कुछ अमेंडमेंट्स हुई हैं, जिसमें पहले जो नए वोटर थे साल में एक बार रजिस्टर हो पाते थे 1 जनवरी को, आज तो 4 बार रजिस्टर हो सकते हैं, 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को। तो जहां हमारा जो वोटर्स डे को मनाने का ये भी रहता है कि जो वोटर्स को सुविधाएं होती हैं उनको भी एक बार देखा जाता है। जैसे स्पेशली एबल्ड वोटर्स होते हैं उनको पोलिंग स्टेशंस में जो है हर तरह की सुविधा हो, और जो ओल्ड एज वोटर्स होते हैं उनको भी हर तरह की सुविधा हो। इन चीज़ों का भी हम लोग जो है जायज़ा लेते हैं और एक कैंपेन चलाते हैं ताकि जो वोटर्स हैं उनको अपने वोट की ताकत का पता चले, और उनको ये बताते हैं कि जब भी आप अपने वोट का इस्तेमाल करिए आप बड़ी जुडिशियसली इस्तेमाल करिए, क्योंकि वोट में बहुत ताकत होती है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में वोटर जो है, मतदाता जो है वो सबसे ऊपर होता है, उसी की ताकत से जो है देश के निर्णय होते हैं। तो अपने काउंटर पार्ट से बात कर सकते हैं। रजौरी में उनको पता है कि वहां पे लोग हैं, तो पुंछ है या वो इंसाफ करना चाहते हैं। तो हिंदुस्तान का ये दुनिया की जमहूरियत में पहली बार ऐसा हम देखने को मिल रहा है कि एक कौम एक रेफ्यूजी भाइयों में जाके कोशिश कर रहा है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी को भी शेड्यूल ट्राइब का दर्जा देती है हमें तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, वो किसी को भी दे अगर कोई क्राइटेरिया में फॉल कर। देखिए, कुछ दिनों से मीडिया में हमने ये देखने को मिला है कि तहसीलदार RS पुरा ने एक लेटर डिप्टी कमिश्नर जम्मू को लिखा। उसमें उन्होंने उनसे पूछा कि मुझे पहाड़ी लोगों को आइडेंटिफाई करने में मुश्किलात आ रही है, उनका क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, तहसीलदार अपने हायर अथॉरिटीज़ को कोई भी लेटर लिख सकता है, लेकिन जब वो लेटर मीडिया में आता है और मीडिया में हमारे खिलाफ एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाती है, हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जब जितने भी कमीशन्स बने उनमें क्लियरली जब मेंशन है कि कौन पहाड़ी है और कहाँ का रहता है, और जब हमें PSP 4% मिला उसमें जो रूल्स बने, रूल फ्रेम हुए, रूल 21 में क्लियरली मेंशन है कि हु इज़ पहाड़ी, तहसीलदार किसको पहाड़ी स्टेटस सर्टिफिकेट ग्रांट करेगा। लेकिन उसके बाद भी तहसीलदार साहब का एक लेटर अपने डिप्टी कमिश्नर जम्मू को लिखना और उसका मीडिया में आना, हमें वो कहीं ना कहीं एक साजिश लगती है। हमें लगता है कि तहसीलदार साहब किसी साजिश का शिकार हुए हैं। हम आपके माध्यम से डिप्टी कमिश्नर जम्मू और डिवकम साहब से ये अपील करेंगे कि ऐसे तहसीलदार के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उसे तत्काल सस्पेंड किया जाए, क्योंकि एक तहसीलदार ने 15 लाख लोगों को हर्ट करने का काम किया है। पिछले 40 साल से हमारी एक दारीना मांग है कि हमें शेड्यूल ट्राइब स्टेटस दिया जाए, और जब हमें लगता है कि हम कामयाब होने वाले हैं, हमारे खिलाफ एक अलग सा नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। गवर्नमेंट को और पब्लिक को कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है कि कौन पहाड़ी है कौन नहीं है, उनको किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाएगा। साथियों, ये हमारे सर्वाइवल की लड़ाई है और हम अपनी कौम के लिए, अपने आइडेंटिफिकेशन के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी न समझा जाए। हम ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। अगर हम आज पीसफुली या प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये बात कह रहे हैं
तो एडमिनिस्ट्रेशन को हमारी बात माननी चाहिए और ऐसे तहसीलदार को तत्काल सस्पेंड करना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोविड के इतने बुरे हालात चल रहे हैं और पहाड़ी लोगों को मजबूर होकर सड़कों पे आना पड़े और उसकी जिम्मेदारी यहाँ की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की होगी, डिवकम जम्मू की होगी और डिप्टी कमिश्नर जम्मू की होगी। इसलिए तत्काल ऐसे तहसीलदार को सस्पेंड किया जाए ताकि लोगों में एक ऐसा मैसेज जाए कि अगर जो भी गलत करेगा उसको उसकी सजा मिलेगी। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि पिछले 40 साल से पहाड़ी कबीले की एक दरीना मांग जो चली आ रही है कि हमें शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगभग एक मन बना चुकी है कि आपने देखा होगा कि पिछले दिनों के अंदर यहाँ पे होम मिनिस्टर जो है अमित शाह जी आए और उन्होंने कहा कि पहाड़ियों को उनका हक दिया जाएगा और हमें यकीन है कि इस बार जो है इलेक्शन से पहले जो है हमें शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन हमें अफसोस हो रहा है कि हिंदुस्तान की जमहूरियत के अंदर या दुनिया की जमहूरियत के अंदर आप पहली बार देखेंगे कि किसी एक तबके को अगर शेड्यूल ट्राइब का दर्जा ऑलरेडी दिया गया है तो उसके कुछ लोग आज हमारी मुखालफत में जो है वो उतरे हुए हैं। वो अलग अलग तरीके से जो है वो नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके काज को जो है वो ठेस पहुँचे। लेकिन हम उनको ये बताना चाहते हैं कि जो आप ये मीडिया हाउसेस के ज़रिए और यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स के ज़रिए जो एक फॉल्स नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके एरियाज़ आइडेंटिफाइड नहीं हैं, इनको आइडेंटिफाई करने का कोई मोड नहीं है। और आप ये जानते हैं कि हमारा पहाड़ी एडवाइजरी बोर्ड पिछले 40 साल से चल रहा है, हमारा सेक्रेटरी रैंक का ऑफिसर उस पर बैठा हुआ है, हमारे बच्चों को स्कॉलरशिप जो है वो मिल रही है, हमारे पहाड़ी हॉस्टल चल रहे हैं। अगर हमारा कोई सर्वे ना होता, हमारे लोगों की कोई आइडेंटिफिकेशन ना होती तो ये स्कॉलरशिप कौन से बच्चों को दिया जाता। उसके साथ साथ जो जीतलाल गुप्ता जी की जो एज ए चेयरपर्सन जो बैकवर्ड कमीशन की जो रिपोर्ट है, मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ आप उसको पढ़िए। उसमें जो NN वोरा जो देन गवर्नर थे उन्होंने यही चीज़ सवाल करके जो है बैकवर्ड कमीशन को भेजा था और उन्होंने यही सवाल किए थे कि इनकी आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरियाज़ होना चाहिए और इनका क्राइटेरिया अडॉप्ट, और वही चीज़ जो है गवर्नमेंट ने कंसीडर करके हमें 4% PSP दी और उसके बाद हमारे रूल्स भी फ्रेम किए गए। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे जो है एक अलग नैरेटिव सेट करने की जो कोशिश हो रही है। हम एक बात ये आपके चैनल के वसादत से आप सब ये लोगों तक ये पहुंचाना चाहते हैं कि 15 लाख पहाड़ी जो लोग हैं उनके सर्वाइवल का मसला है और हम अपने सर्वाइवल के लिए किसी भी हद तक जो है वो जा सकते हैं। सर जो ये कि भीषण एक्सीडेंट हुआ, ये एक्सीडेंट के बारे में आप क्या जानते हो और बस कहाँ से कहाँ जा रही थी और इसमें कितने लोग सवार थे और इसमें क्या क्या जो है इसका नुकसान हुआ, इसके बारे में आप बताएंगे? हाँ जी सर, ये गाड़ी सर उधर से आ रही है रजौरी से जम्मू जा रही है। तो सर ये बस जहाँ जो एक्सीडेंट हुआ कितने बजे हुआ सर? ये 9:30 तकरीबन आज सुबह सुबह। तो इसमें सर जो लोग पैसेंजर थे इनमें से किसी को चोटें वगैरह आई है? नहीं नुकसान नहीं हुआ, बच गए सभी बच गए हैं सर। सभी बच गए हैं? हाँ जी। तो जो ड्राइवर है फिलहाल वो भी ठीक है। बच है? हाँ। तो अभी जो है जिस गाड़ी के जो पैसेंजर है वो कहाँ है? वो दूसरी गाड़ी में बैठ के चले गए। फिलहाल किसी को भी चोट नहीं कोई नहीं है। तो ठीक है, तो शुक्रिया आपका। ठीक। आपको जो विश्वास दिलाता हूं कि जहां के जाने के बाद हम ये बात जो है वो हाई लेवल तक पहुंचाएंगे ताकि इन कार्यकर्ताओं को भी इंसाफ मिले और ये अपना पालन पोषण जो है वो सही तरीके से कर सकें और इनको पर्याप्त वेतन जो है वो समय से मिले। सर 1953 के शहीदों को कब दर्जा दिया जाएगा? और सुंदरबनी के अंदर जो शहीदों की समाधियां हैं वह बिल्कुल जर्जर हो चुकी हैं सर, क्या कहेंगे आप? कई बार आपने भी सामग्रियां डाली हैं वहाँ पे, सांसद आए, उप मुख्यमंत्री तक यहाँ पे आए, लेकिन उनकी जर्जर हालत है सर। नहीं ऐसा है, देखिए जहाँ पर जो 53 के शहीद थे उनको तो शहीद का दर्जा तो हमने तो बड़ी देर पहले से ही दिया है, उनकी शहादत हुई है और उनका मान सम्मान भी करते हैं। वहाँ पर जो वार्षिक उत्सव होता है वहाँ पर होता है। लेकिन ये सही कहा आपने कि भाई वो जो स्थान है उस स्थान का विकास जो है वो नहीं हो पाया। मैं जब पिछले टूर प्रोग्राम में आया था तो मैंने यहाँ की कमेटी को कहा और मैं आज भी कह रहा हूँ
और आप मीडिया मित्रों के समक्ष ये बात कर रहा हूँ, जहाँ के डीडीसी हमारे साथ हैं, यहाँ के म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन हमारे साथ हैं। उस स्थान के विकास के लिए जितना भी पैसा चाहिए मैं अपनी सांसद निधि से दूंगा, लेकिन उसका विकास करवाएं। और मुझे जो ज्ञात हुआ था कि वही पैसा लेने के लिए वहाँ पर विकास करने के लिए शायद स्थान की कमी है, जगह की कमी है। तो जितनी भी जगह है उस स्थान को हम एक अच्छा स्थान बनाएं, मेरा ये प्रयास रहेगा। और मैं म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन श्रीमान राजेंद्र गुप्ता जी को कहता हूँ, राजेंद्र शर्मा जी को कहता हूँ कि वो मेरे से एक प्रोजेक्ट जहाँ का बना लें, उसमें जितना भी पैसा लगता है मैं देने के लिए तैयार हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, पूरी जम्मू कश्मीर में जो यहाँ पे हमें कल रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है, मुल्क के साथ साथ हम हर एक पंचायत में अपना तिरंगा उठाएंगे कि मुल्क से बढ़कर कुछ नहीं होता है। सबसे पहले मुल्क है। तो और कल हमारा रिपब्लिक डे है 26 जनवरी को जो मनाते हैं, तो हम अपनी पंचायतों में झंडा लहराएंगे, हर पंचायत में झंडा और हम यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ के गवर्नर इंतज़ामिया के साथ साथ पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस का बड़ा शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमें हर फैसिलिटी और सिक्योरिटी प्रोवाइड की है। हर एक सरपंच, हर एक पंचायत में जहाँ भी हमें ज़रूरत है। और मैं अपना पंचायत एसोसिएशन की तरफ से तमाम सरपंचों से अपील करना चाहता हूँ कि वो अपने हल्के में, अपनी पंचायत में तिरंगा लहराए। ये हमारे देश की शान है, हमारा तिरंगा, तो हम इसके साथ साथ इस दिन हमें ये एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट मिलता है। जो भी हमें सिक्योरिटी फैसिलिटी होनी चाहिए वो हमें प्रोवाइड करके, और हमें खासकर जो एडमिनिस्ट्रेशन के जहाँ पे भी हमें कहीं पे कोताहियाँ हैं वो फुलफ़िल करते हैं, जहाँ पे भी मुलाजिम वहाँ पे अवेलेबल रहते हैं और हर एक चीज़ हमें उस दिन मुयसर होती है। और जो पिछली बार एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें पूरा ताउन किया है और हमें पूरी यकीन है कि इस बार उससे ज़्यादा होगा। ये एक हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है जो हमें यहाँ के गवर्नर इंतज़ामिया ने हमें ये पावर्स यहाँ के हमारे हुक्मरानों ने, तो हम इसका वेलकम करते हैं पूरे जम्मू कश्मीर में। क्योंकि अगर कहीं पहले इससे पहले मकान बनाए तो उसके तहसीलदार तो दर की ठोकरें खानी पड़ती है और शायद उसमें काफ़ी करप्शन भी होता था। तो हम चाहेंगे इस बार हम जहाँ भी कहीं इमारत खड़ी करनी होगी, मकान बनाना होगा, तो लोगों को अब कोई परेशान नहीं है। वो अपने ही गाँव में अपने सरपंच से मिले और वो उनको किसी बिना झिझक उनसे परमिशन लेगा और वो बना सकता है। और यहाँ पे हम इसका वेलकम करते हैं कि हमें और पावर चाहिए ताकि हम पंचायतों पे जो काम किया है और आगे चलकर हम और अच्छे काम करेंगे। जेके न्यूज़ ब्रेक्स देखने वाले सभी नाज़रीन को मेरा प्यार भरा सलाम। बात करेंगे हम गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे, जो आज 73वां इंडिया आज 73वां रिपब्लिक डे मनाने जा रहा है। आप देख सकते हैं हमारे साथ इस वक्त हम बिल्कुल बांडीपुरा के संभल साउथ डिवीजन में। अगर देखा जाएगा जिस तरीके से सिक्योरिटी के इंतजाम है वो आप खुद अंदाजा कर सकते हैं और देख सकते हैं किस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेज, जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF जो बिल्कुल आनजाब है और कई सिक्योरिटी के जो इंतजाम है वो अभी आपको देखने में मिल रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से सिक्योरिटी के इंतजाम हमारे बांडीपुरा में किए जा रहे हैं वो बिल्कुल काबिल तारीफ है। और फिलहाल अगर देखा जाएगा कोविड-19 की अगर बात करेंगे हम, जिस तरीके से रोज़ बरोज़ फिलहाल कोविड केस में इजाफा हो रहा है, लेकिन अगर देखा जाएगा हमारे जो यहाँ पर गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है कल इंशाल्लाह और हमारा 26 जनवरी को मनाया जाएगा। लेकिन बात करेंगे हम सिक्योरिटी की, सिक्योरिटी जिस तरीके से फिलहाल चेकिंग भी होगी और मास्क भी वियर करेंगे, SOPs को फॉलो किया जाएगा। लेकिन हम अपने कैमरामैन से कहता है कि आप दिखाए जिस तरीके से सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम संभल साउथ डिवीजन में किए जा रहे हैं। फिलहाल तलाशी क्योंकि जिस तरीके से सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम बांडीपुरा में किए जा रहे हैं। कैमरामैन जियाद भट्ट के साथ बांडीपुरा से मैं बशीर अहमद। We the citizens of India, having abiding faith in democracy, hereby pledge to uphold the democratic traditions of our country and the dignity of free, fair and peaceful elections, and to vote in every election fearlessly and without being influenced by considerations of religion, race, caste, community, language, or any inducement. Thanks. मैं CNI न्यूज़ और JK ब्रेक न्यूज़
का शुक्रगुजार हूँ कि ये हर जगह पहुँच कर लोगों की खबर लेते हैं और गवर्नमेंट तक पहुँचाते हैं। आज हमारा इशू ये है कि गवर्नमेंट ने जो कल कानून पास किया है, किसी भी कोई भी आदमी अपनी ज़मीन पर कंस्ट्रक्शन करने के लिए उसको जो गवर्नमेंट ने एक कमेटी तश्कील दी है जिसमें सरपंच है, VLW है, पटवारी है, तहसीलदार है, BDO है, ACR वगैरह है, मैजिस्ट्रेट हैं। ज़मीन हमारी कंस्ट्रक्शन हम अपनी जेब से कर रहे हैं, फिर हमें उस कमेटी से परमिशन लेने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है? और इस कमेटी को जो लोगों से है वो करप्शन करने का एक मौका फराहम किया जा रहा है। ये नहीं होना चाहिए। ज़मीन हमारी है, हम कहाँ अपनी दुकान बनाना चाहते हैं, कहाँ हम कैटल शेड बनाना चाहते हैं, कहाँ हम अपना मकान बनाना चाहते हैं, कहाँ दुकानें बनाना चाहते हैं, कहाँ कोई होटल बनाना चाहता है, कोई प्राइवेट स्कूल बनाना चाहता है, वो अपनी मलकियत ज़मीन पर भी अगर बनाता है तो कमेटी उसको तय करेगी कि वो बनाएगा या नहीं। मैं ये समझता हूँ कि ये जम्मू कश्मीर की जनता के साथ जो है बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होने जा रही है और जनता का हक मारा जा रहा है और करप्शन करने के लिए गवर्नमेंट जो है इस कमेटी को जो है एक बहुत अच्छा मौका फराहम कर रही है। अगर गवर्नमेंट की मर्ज़ी से हम कंस्ट्रक्शन करें, चाहे वो हमारी पर्सनल है, चाहे वो हमारी कमर्शियल है, अगर गवर्नमेंट उसकी पेमेंट करे, उस पर गवर्नमेंट खर्चा करे, पैसा गवर्नमेंट दे, तब हम लैंड गवर्नमेंट प्रोवाइड करे, तब हम गवर्नमेंट के इस कमेटी से हमें परमिशन लेने की ज़रूरत है और हम लें। अगर ज़मीन हमारी, पैसा हमारा, बिल्डिंग हम अपने रहने के लिए बना रहे हैं, अपने कमर्शियल काम के लिए बना रहे हैं, इसमें कोई कमेटी का दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। अगर मेरी गवर्नमेंट से ये अपील है कि ये कानून जो है जल्द अज जल्द वापस लिया जाए। अगर ये कानून वापस नहीं लिया जाता तो जनता रोडों पर आने के लिए मजबूर हो जाएगी और लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो जाएगी। और मेरी जनता से भी अपील है कि जनता भी ये खबरें सुने, पढ़े और गवर्नमेंट जो कानून पास करता है उसको भी पढ़े। अब पार्लियामेंट में जो हमारे यहाँ से चुने हुए मेंबर पार्लियामेंट हमने भेजे हैं, वो मेंबर पार्लियामेंट भी जैसे नालायक बच्चा सबसे पीछे वाले डेस्क पर बैठ के सोता रहता है, वैसे जम्मू कश्मीर के जितने भी मेंबर पार्लियामेंट हैं वो पार्लियामेंट हाउस के अंदर सबसे लास्ट वाली चेयर पर सोए हुए हैं। एक मिनट रुकना। चौधरी है, आज इंडियन आर्मी ने हमें वेपन चलाना सिखाया, इनके लिए बहुत धन्यवाद इनका। हम बड़े होकर फौज में जाना चाहते हैं। फौज में क्यों जाना चाहते हैं? सर हमारे जो शहीद हुए हैं जवान, इनका बदला लेना चाहते हैं जी। और मैं आर्मी में ही जाना चाहती हूँ। सर हम थैंक्स करना चाहते हैं राष्ट्रीय राइफल का, जो यहाँ पे आए और हमें वेपन्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी। उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे कम फैसिलिटीज़ है, इसलिए हम ज़्यादा कुछ तो सीख नहीं पाते। बिकॉज़ इनका हम थैंक्स करना चाहते हैं कि इन्होंने हमें वेपन्स के बारे में बताया और भी बहुत कुछ बताया जो हमारे फ़ायदे के लिए चीज़ें हैं। सो थैंक्स। सर एक इंडियन आर्मी ही है जो हमें हर एक चीज़ की इंफॉर्मेशन देती है। सो आई थैंक्स टू आर्मी जिन्होंने हमें इतनी इंफॉर्मेशन दी। इसके इधर पीछे नहीं मुंह रखना, मुंह साइड पे ही रखना है। एक बार 3-4 राउंड ऐसे फायर करके फायर को रोकना है, उधर ही है। कहाँ जा रहा है? कहाँ? राइट में जा रहा है ना? राइट कर रहा है, लेफ्ट कर घूमते ना, फिर तो पीछे तो टेंगे फायर करता है।
दड़ाट पंचायत के अंदर एक एग्रीकल्चर कैंप हुआ है। हम जानना चाहेंगे बीडीसी मैडम से कि इस कैंप से जो है यहाँ के किसानों को जो है कितना लाभ होता है, और ऐसे कैंप जो है अगर और भी लोगों को ऐसे कैंप लगा करके लोगों को कृषि के मामले में अवेयर किया जाए तो कितना अच्छा रहेगा। मैडम जी, पहला नंबर के आप हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज जो आपने जहाँ कैंप करवाया और इस कैंप में सरपंच मैडम भी मौजूद हैं, और इस कैंप से लोगों को जो है कितना लाभ होता है। पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो मीडिया वाले जहाँ आते हैं और हमारी आवाज़ को पब्लिक तक पहुँचाते हैं। इसी से मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि हम अभी दराट पंचायत में हैं, वहाँ एक कैंप एग्रीकल्चर का कैंप हुआ है। वहाँ पे हमारे जो ललित जी हैं वो मौजूद हैं। तो आए दिन आपने देखा होगा कि अगर ग्राउंड लेवल पे काम करते आपको मिलता है डिपार्टमेंट, वो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। मैं पहले भी ये कह चुकी हूँ, बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, मेरे पूरे ब्लॉक में बहुत अच्छा काम चल रहा है। और आज जो उन्होंने बीज दिया है आप भी देख सकते हो, ये डिंगरी में फर्स्ट टाइम जो था कि पहले इसके 4 बेनिफिशरी थे, आज लगभग आप देख रहे हो कि 30 बेनिफिशरी हैं, कि इसकी डिमांड इतनी बढ़ चुकी है कि लोगों ने देखा इसको अच्छी, और वो ऐसी फसल है वो कम समय में तैयार होती है, बहुत ही अच्छा है। मैं लोगों से यही अपील करूंगी कि लोग बोलते हैं कि जो किसान की आय कैसे बढ़े। देखो, हम लोग इन कामों को करेंगे तो आय दुगनी होगी। जो मोदी साहब का मिशन है वो हमने जो पूरा करना, तो हमें किसान लोगों को आगे आना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम जो किया था ये डिंगरी मैंने खुद लगाई थी, मैंने खुद देखा था कि ये कैसे होगी। मेरे पेंचू ने भी लगाई, फिर पब्लिक ने जो देखी, उन्होंने देखा कि बहुत ही अच्छी ये सब्जी है। देखो, ये कम समय में तैयार होती है। इसी के साथ जो एक आज बीज दिया है इन्होंने मर्ची का जो ये बीज है, ये पहले उस जगह पे जियो टैग होगी, जो ये सैंक्शन हो चुके हैं प्लाट, उनको दिया है। हमारे दराट पंचायत में मुझे लग रहा है कि 4 या 5 बेनिफिशरी हैं, और वो पहले भी लगाते थे, उनका नाम ही इसी बार आया है। और इस बार मैं ये बोलूँगी कि उनको देखें वो कैसे लगाते हैं। अगली बार नेक्स्ट जो हमारी बेनिफिशरी है, जो 20 होने चाहिए, उसके बढ़ना चाहिए। बहुत अच्छा जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट काम कर रहा है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी ललित जी का, जो ग्राउंड पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और लोगों को आके घर समझाते हैं। जब भी कहीं दिक्कत आती है लोगों को, लोग उनको फ़ोन करते हैं, वो खुद चल के यहाँ आते हैं। इसी के साथ मैं पब्लिक का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जो लोग उसको समझते हैं, वो काम जो भी बताते हैं किसानों के लिए वो करते हैं। और मैं मीडिया वालों का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ कि समय समय पर आके लोगों की प्रॉब्लम सुनते हैं और लोगों तक जी ऑफिसरों तक पहुँचाते हैं। धन्यवाद। हमारे साथ सरपंच मैडम भी मौजूद हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे। जो हमारे फील्ड अफसर हैं ललित जी, ये हमारे पंचायत। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ ब्रेक मोहनलाल छिबर के साथ, और हम आपको बताना चाहें कि हम ब्लॉक शेरी की पंचायत दड़ाट के अंदर हैं। और आप सामने देख सकते हैं कि यहाँ एग्रीकल्चर फील्ड अफसर जो है वो पहुँचे हैं, और यहाँ कुछ लोगों को जो है नई टेक्नोलॉजी के बारे में समझाने के लिए यहाँ वो आज छोटा सा एक कैंप किए हुए हैं, और एक डिंगरी की फसल जो है वो किसान को बताने के लिए आए हैं, और उसका बीज जो है वो प्रोवाइड करवा रहे हैं। हम इन्हीं से जानना चाहेंगे कि इस डिंगरी से जो है कितने लोगों को जो है हर साल जो है लाभ होता है, और इसके प्रोटीन की अगर बात करें तो इसके खाने से जो है वो कितने बीमारियों को जो है ये दूर करता है, और कितना लाभदायक है। शारीरिक अगर बात करें, जहां आजकल जो है कोरोना की महामारी है, और हर इंसान जो है, हर व्यक्ति जो है वो बीमार चलता है और मेडिसिन का इस्तेमाल करता है, और ये एक जो है किसान अपने घर बैठे ही एक फसल तैयार कर सकता है, और इसका प्रॉपर जो है वो किसान को जो है उसका लाभ मिलता है। हम जानना चाहेंगे जो फील्ड अफसर हमारे जहाँ पहुँचे हैं एग्रीकल्चर के, इनसे जानना चाहेंगे कि हर साल जो है कितने लोगों को जो है अवेयर करते हैं, और कितने लोगों को जो फसल लगाने का मौका मिलता है। भाई सर जुड़ना पे नमस्कार सर, हमारे चैनल पे जुड़ने के लिए। और हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो आप डिंगरी की आज बीज जो है प्रोवाइड करवाया है, ये हर साल जो है कितने लोग इसके साथ जुड़ते हैं, और इसकी जो बेनिफिट जो है लोगों को, और इसका शारीरिक जो है बेनिफिट क्या क्या इसमें होता है, ये हमारे थोड़ा सा बताना पड़ेगा आपको। तो ये इसका पहली बात तो है, ये आज से मैंने कोई 4 साल पहले यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था ये डिंगरी का। 4 साल पहले मेरे पास थे 5 बंदे यहाँ पे जो लगाने।
फिर हर साल ये ना मेरे साथ बढ़ते गए। आज मेरे पास आप देख सकते हैं इस वक्त कोई ना 30-35 हैं लोग जो विलिंग है। ये बीज हम लेते हैं डायरेक्टेड ऑफिस से। ये कनक से तैयार होता है, ये इसका स्पान जो होता है ना, ये डिंगरी का स्पान। इसका लगाने का जो मंथ है ये जनवरी से ऑनवर्ड होता है। ये तो 3 मंथ तक चलती रहती है डिंगरी। इसका जो आप कह रहे हैं इसकी जो फ़ायदे हैं, जो आप पूछना चाहते हो फ़ायदे इसमें सबसे ज़्यादा ये फ़ायदे है, रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है। जो लोग शाकाहारी हैं, जो मीट अंडा मच्छी नहीं खाते, ठीक है, जैसे अभी हमारे लोगों को हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं कोरोना के दौरान, डॉक्टर एडवाइस कर रहा है इनको ना प्रोटीन वाली डाइट वही होती है, पनीर वगैरह सब्जी होती है या नॉन वेज होता है। अगर जो बंदा नॉन वेज नहीं खाना चाहता तो ये रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है। जैसे बटर मशरूम होती है, बटर मशरूम का लगाने का टाइमिंग वो होता है कि ये अक्टूबर से होता है और इसका जनवरी से होता है। बटर मशरूम अभी ना ये ख़त्म होने के कगार में है, ठीक है। जैसे मौसम का टेम्परेचर इसमें सबसे बड़ा होता है, टेम्परेचर का सारा इसमें। पंचायत दरहाट के अंदर किस किस्म से काम कर रहे हैं, इससे जो है ऐसे ऑफिसर जो है जो डिपार्टमेंट के अंदर हैं और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, तो इनके लिए इनका क्या कहना है? मैडम जी, आप सभी भाइयों का, मीडिया वालों शुक्रिया अदा करती हूँ जो आप हमारे पंचायत में आते हैं और हमारी बात लोगों तक पहुँचाते हैं। और ये बहुत अच्छा काम करते हैं। हर कोई भी मतलब बीज हो, भिंडी का हो या डींगरी का हो या किसी भी सब्जी का बीज हो, ये देते हैं। पिछली बार 2-3 लोग थे, इस बार 30-35 लोग हैं। जैसे कि ये देते जाते हैं लोग और लेते जाते हैं। अच्छा इसमें इतनी मेहनत भी नहीं है, घर में लगाना है, पानी वगैरह की है तो वो पानी अपने अपने घर आजकल सभी के हैं, लगाएं और घर की ताज़ी सब्जी खाते हैं और इससे कोई बीमारी भी नहीं लगती। धन्यवाद। जैसे हमारी सरपंच मैडम ने बताया कि ये एक ऐसी फसल है कि जो अपने घर के अंदर ही, बिना जिसके पास खेती नहीं है वो भी अपनी जो है फसल तैयार कर सकता है। इसमें ज़्यादा कोई खर्चा नहीं है। ये टोटल खर्चा जो अभी इनको जो प्रोवाइड किया ना, ये 100 रुपये का ये पैकेट है। बाकी जो इनको फॉर्मलिन प्लस बेवेस्टीन प्लस इनको जो लिफाफा दिए हैं, 5-6 लिफाफे दिए हैं, इनका खर्चा को 40 रुपये आता है। 150 की समझो ये पूरी एक ये लिफाफा तैयार होगा। इसमें 5 लिफाफे तैयार होंगे। 5 लिफाफे में आपकी ना ये 3 महीने तक फसल चलेगी। 150 रुपये कोई कीमत नहीं होती। 150 रुपये का आपका ना पनीर लेके भी खाओगे ना, वो एक ही टाइम में खाया जाएगा। ये फसल आपकी ना 3 महीने तक आप खा सकते हो। इसको लगाने के बाद 3 महीने तक आप फसल इसको कंज्यूम कर सकते हो। बाकी है किसी को, अगर आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ, किसी को कोई दिक्कत है, कोई ऐसी कोई नई लगाने की विधि आ रही या किसी ने और डिमांड डालना चाहता है, मेरे को फ़ोन कर सकते हैं एनी टाइम, कभी भी मैं आगे रिक्वायरमेंट डाल दूँगा, वहीं से मिल जाएगी। और आपके माध्यम से मैं एक ना अपनी पंचायत दराड़ वाले को एक एडवाइस करना चाहता हूँ कि हमारे एक ना प्रधानमंत्री जी ने किसान कृषि मनधन योजना शुरू की है, ठीक है सर। मैं चाहता हूं जो 18 इसमें जो क्राइटेरिया रखा 18 से लेकर 40 साल के बीच में जो है ना फार्मर है, जिनके नाम से ज़मीन बोलती है, उनके नाम में लैंड ट्रांसफ़र हुई है, ये लोग इसमें ना क्या कर सकते हैं। जैसे 18 साल वाला एक किसान है, वो अपने अकाउंट से उसको ना डेबिट होगा 55 रुपये, वहाँ से डेबिट होगा और 55 रुपये गवर्नमेंट उसके खाते में डालेगी। हर महीने उनके ना 55 रुपये उनके अकाउंट से डेबिट होगा, एक 55 रुपये गवर्नमेंट डालेगी और 60 साल तक उनके पैसे ऐसे चलते रहेंगे, कटते रहेंगे और उसमें डालते रहेंगे। 60 साल के बाद उनको पेंशन शुरू होगी, 3000 रुपये माहवार होगी 60 साल के बाद। इसमें हम आपको थोड़ा रोकना चाहेंगे कि इसमें सिर्फ जो है एम्प्लॉय जो है वही कर सकते हैं या जो किसान बेटे हैं जिनको अनएम्प्लॉयड है वो करेंगे? इसमें किसान कोई भी हो, एम्प्लॉय भी कर सकते हैं, एम्प्लॉय भी कर सकता है, एम्प्लॉय भी कर सकता है। पर वो उसमें होता है ना, जैसे ज़मीन, उसमें सबसे बड़ी प्लस है कि आपने 18 साल से लेकर 40 साल की उम्र होनी चाहिए उसमें, और ज़मीन उसके नाम की बोलनी चाहिए। इसमें यह है कि आपने जैसे 40 साल की है, उसका 200 रुपये कटेगा मंथली, 200 रुपये गवर्नमेंट डालेगी। 60 साल तक वैसे होता रहेगा। आफ्टर 60 ईयर्स उसको ना 33,000 उसको पर मंथ उसको ना पेंशन लग जाएगी। अगर भगवान ना करे उस बंदे को कुछ हो जाता है, उस किसान को, उसकी जो बीवी होगी ना, उसको 50% उसको पेंशन लगेगी। थोड़ा हम और जानना चाहेंगे कि ये जो फसल जो है, आप सारी फसलें जो है ज़्यादा कर जो है ज़मीन में होती है, ये फसल कहाँ? ये फसल एक कमरे की फसल। अगर आप अपने घर के लिए कंज्यूम करना चाहते, एक छोटा सा कमरा चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। कोई कोई भी घर के अंदर वेस्ट जगह कोई भी हो, वेस्ट नहीं कह सकते उसको, कोई ऐसी वेस्ट होती है ना घर के अंदर जिसमें हमारा कोई बेड नहीं लगा हुआ है, बस सफाई वाली जगह हो, साइड में हो, उसमें लगा सकते हो। 5 लिफाफों में ये लिफाफा होता है 18 बाई, इसमें कितनी जगह मिलेगा एक लिफाफा? 5 लिफाफे रखने हैं, पर यह उस कमरे में ज़्यादा सरकार की तरफों मतलब ऐसी कोई कमी नहीं, ना फंडिंग की कमी है, ना कोई कमी की कमी है, लेकिन
सुंदरबनी सब डिवीजन इंदी मीटिंग ली है सारे डिपार्टमेंट ने कि साड़ी भी कोई अगर जानी डिमांड है तो इन्हें सुननी चाहिए है, लेकिन ये बिल्कुल इग्नोर कर दें और सिर्फ कोई थोड़े जो लोग इसे सुनते। हाँ सर कम्युनिटी बोरवेल एग्रीकल्चर 5 लाख का तुसें लैटर दिता लेकिन वो पर्सनल होना ना कुछ नहीं सर पर्सनल कोदा है पंचायत दे हैंड ओवर होया नक्के दे बेनिफिशियरी ओदे कोई 50 बेनिफिशियरी होनी एग्रीकल्चर वास्ते तुसी जमीन ही करा दियो हां ओदी हां जमीन लोके दी जमीन है तो पर्सनल होया ना वो किथे हो गया फिर वो कल कुछ नहीं होनी उसका अज तक वो कोई कनेक्शन कढ़ाने वास्ते तुसें आखिया कनेक्शन कढ़ाने वास्ते असें रेजोल्यूशन पाई दित्ता लेकिन वो निकलना चाहिए नहीं कटिया वो गलत फिर इन्हें भी आखिया मीटर लिया मीटर भी लेंदा अच्छा हूँ कि जहाँ के जाने के बाद हम ये बात जो है वो हाई लेवल तक पहुँचाएंगे ताकि इन कार्यकर्ताओं को भी इंसाफ मिले और ये अपना पालन पोषण जो है वो सही तरीके से कर सकें और इनको पर्याप्त वेतन जो है वो समय से मिले। सर 1953 के शहीदों को कब दर्जा दिया जाएगा और सुंदरबनी के अंदर जो शहीदों की समाधियां हैं वह बिल्कुल जर्जर हो चुकी हैं सर, क्या कहेंगे आप? कई बार आपने भी सामग्रियां डाली हैं वहाँ पे, सांसद आए, उप मुख्यमंत्री तक यहाँ पे आए, लेकिन उनकी जर्जर हालत है सर। नहीं ऐसा है, देखिए जहाँ पर जो 53 के शहीद थे उनको तो शहीद का दर्जा तो हमने तो बड़ी देर पहले से ही दिया है, उनकी शहादत हुई है और उनका मान सम्मान भी करते हैं। वहाँ पर जो वार्षिक उत्सव होता है वहाँ पर होता है, लेकिन ये सही कहा आपने कि भाई वो जो स्थान है उस स्थान का विकास जो है वो नहीं हो पाया। मैं जब पिछले टूर प्रोग्राम में आया था तो मैंने यहाँ की कमेटी को कहा और मैं आज भी कह रहा हूँ और आप मीडिया मित्रों के समक्ष ये बात कर रहा हूँ, जहाँ के डीडीसी हमारे साथ हैं, यहाँ के म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन हमारे साथ हैं, उस स्थान के विकास के लिए जितना भी पैसा चाहिए मैं अपनी सांसद निधि से दूंगा, लेकिन उसका विकास करवाएं। और मुझे जो ज्ञात हुआ था कि भाई पैसा लेने के लिए वहाँ पर विकास करने के लिए शायद स्थान की कमी है, जगह की कमी है, तो जितनी भी जगह है उस स्थान को हम एक अच्छा स्थान बनाएं, मेरा ये प्रयास रहेगा। और मैं म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन श्रीमान राजेंद्र गुप्ता जी को कहता हूँ, राजेंद्र शर्मा जी को कहता हूँ कि वो मेरे से एक प्रोजेक्ट जहाँ का बना लें, उसमें जितना भी पैसा लगता है मैं देने के लिए तैयार हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शिवसेना पक्ष प्रमुख और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय उद्धव साहब ठाकरे के आह्वान पर जैसा कि उन्होंने कहा है कि शिवसेना शेरों की भांति तमाम राज्यों के अंदर चुनाव लड़ेगी, जन मुद्दों को उठाएगी और जितने भी जनता को ज़मीनी राजनीति की तरफ बढ़ते हुए तमाम चुनावों के अंदर हिस्सा लेगी। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय अनिल देसाई साहब जो हमारे राष्ट्रीय सचिव हैं और राज्यसभा सांसद हैं, उनके मार्गदर्शन से शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई ने आगामी विधानसभा चुनावों के लिए कमर कस ली है। शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई आगामी विधानसभा चुनावों में जम्मू कश्मीर की प्रत्येक विधानसभा सीट पर अपने प्रत्याशी खड़े करेगी, जिसके लिए शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई की तमाम जिला इकाइयों से जनता के बीच जाने, जनसंपर्क साधने और जन मुद्दों को एकत्रित करने, उसकी सूची तैयार करने के निर्देश दे दिए गए हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर के साथ बीजेपी समेत तमाम पूर्व सरकारों ने हमेशा विश्वासघात किया है। ना तो अभी तक जम्मू के साथ भेदभाव को खत्म किया जा सका, ना ही कश्मीर में अभी तक अमन बहाली संभव हो पाई है। वहीं कश्मीरी पंडितों को लेकर भी उनकी घर वापसी अभी तक संभव नहीं बन पाई है। बेरोजगारी और महंगाई की बात करें तो इस समय ये दोनों चीज़ें चरम पर हैं। भ्रष्टाचार और अपराध का बोलबाला है। दैनिक वेतनभोगी लगातार सड़कों पर हैं। नौकरशाही इस समय मनमानू पर उतारू है। तो ये तमाम मुद्दों को नज़रअंदाज किया जा रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर। हमारी जो डोगरा रियासत, गुलाब सिंह की जो डोगरा रियासत थी, उसकी पहचान भी तमाम साजिशों के तहत कहीं ना कहीं धूमिल होती हुई दिखाई दे रही है। माननीय बाला साहब ठाकरे जी का हमेशा आदेश था कि शिव सैनिक 80% समाज सेवा करेंगे और 20% राजनीति करेंगे। हमारा मानना है कि अब समय आ चुका है कि 80 के साथ उस 20% को भी अंजाम दिया जाए। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू कश्मीर। नमस्कार, मैं हूं अनिल गुप्ता। एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज जम्मू कश्मीर के जितने भी सुरक्षाकर्मी हैं उनको हाई अलर्ट पे रखा गया और वहीं पे
बीएसएफ के आईजी राजा बाबू ने कल जो एक प्रेस वार्ता की उसमें साफ साफ कहा गया है कि 135 से ज़्यादा के जो आतंकी हैं लॉन्चिंग पैड पे बिल्कुल तैयार बैठे हैं, जो कि किसी भी वक्त भारत में घुसपैठ कर सकते हैं। लेकिन उन्हीं की इस मंशा को तोड़ने के लिए बीएसएफ के जवानों को और आर्मी के जवानों को, चाहे एलओसी हो चाहे इंटरनेशनल बॉर्डर हो, वहाँ पे उनको हाई अलर्ट पे रखा गया और किसी भी किस्म की कोई गतिविधि होने पर उनको ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए कहा गया है। हालांकि इस वक्त मैं अगर आपकी बात बताऊं तो कि पिछले साल अगर 2021 की बात करें तो 145 जो युवा थे जो आतंकी गतिविधियों में शामिल हुए थे, और वहीं पे इस वक्त जो है जो उनके जो गाइड हैं ऑलमोस्ट गाइड जो है पाकिस्तान चले गए हैं, और उनकी फैमिली के ऊपर और उनके पूरी गतिविधि के ऊपर एजेंसीज़ की जो है पूरी तरह नज़र है। और अभी जो गणतंत्र दिवस आ रहा है इसके ऊपर कुछ ना कुछ करने की जो उनकी मंशा है उसको हर किस्म से विफल करने के लिए सेना के जवान हों, जहाँ बीएसएफ के जवान हो, जहाँ एजेंसीज़ हों, पूरी तरह सक्षम है और पूरी तरह तैयार बैठी हैं और चप्पे चप्पे पे निगरानी की जा रही है। और वहीं पे मैं आपको अगर जम्मू सिटी की बात बताऊं तो जम्मू सिटी में जगह जगह पर नाके लगाए गए हैं और जहां पे पूरी गहनता से पूरी तसल्ली के साथ चेकिंग की जा रही है, तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं और हर आने जाने राहगीर के ऊपर भी पूरी तरह नज़र रखी हुई है। और वही एलओसी और आईबी पे इंटरनेशनल बॉर्डर पे भी पूरी तरह से चौकसी बरती जा रही है कि किसी भी किस्म की कोई भी देश विरोधी गतिविधि ना होने पाए और उनके ऊपर पूरी तरह नज़र है। अब देखना यह है कि कल गणतंत्र दिवस के मौके पर किसी भी किस्म की कोई गतिविधि ना हो, इसके लिए पूरी सेना जो है उनको हाई अलर्ट पे रखा गया है। एजेंसी पूरी तरह एक एक आदमी के ऊपर पूरी तरह नज़र रखे हुए हैं। अब देखना यह है कि कल का गणतंत्र दिवस किस तरीके से मनाया जाता है और किस तरीके से जो है इसको पूरी तरह सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन पाकिस्तानी जो करिंदे हैं, पाकिस्तानी जो भाड़े के टट्टू हैं, वो कहीं ना कहीं भारत के इस पर्व पर बुरी नज़र रखे हुए हैं और उसी की नज़र तोड़ने के लिए हमारे सुरक्षा एजेंसी पूरी तरह तैयार है। अनिल गुप्ता, जम्मू। थोड़ा सा आगे आना, थोड़ा सा आगे चल ले, थोड़ा सा और बस रुक जाना। अपनी मीटिंग वो लगातार जारी रखें ताकि किसी भी टाइम हम डेट दे सकते हैं महारैली की। जब भी कोविड हमारा थोड़ा कम होगा हम रैली की कॉल करेंगे और बहुत बड़ी रैली महारैली करेंगे। अगर हमारी डिमांड जो है नहीं पूरी होती हम किसी भी हद तक जाएंगे, पूरा जम्मू जाम करेंगे। महाराज उसकी जो जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो जेके ड्यूटी की होगी। हमारे जो एसटी का जो स्टेटस है उसे डिल्यूट कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि हमारा स्टेटस डिल्यूट ना हो। एट्रॉसिटी जो एक्ट है, जो प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटी एक्ट है, जेके ड्यूटी के अंदर लागू होना चाहिए, क्योंकि ड्यूटी बढ़ने के बाद हमारे ऊपर जो अत्याचार हैं, जो एट्रॉसिटी जो वो बड़ी हैं। और हमारा जो आज तक एससी को सिर्फ 3.2% मिल पाया है और एसटी को 7.2% मिल पाया है। हमारी पूरी जो है 8% है वो हमारी लागू होने चाहिए। और रिजर्वेशन एंड प्रमोशन की बात करें, हमारा सुप्रीम कोर्ट को नहीं मान रहा, जब ब्यूरोक्रेट जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को नहीं मान रहा है, आप अंदाजा लगा सकते हैं ये किस हद तक चले गए हैं। पार्लियामेंट आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर रिजर्व कैटेगरी जॉइंट एक्शन कमेटी की ओर से की जा रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत देर से हमारी रिजर्वेशन एंड प्रमोशन की बात करें, जहां का जो ब्यूरोक्रेट है बिल्कुल एडमेंट है, किसी की बात नहीं मान रहा। इवेंट के जहां बीजेपी के एमएलए हैं उनकी बात, किसी की बात नहीं मानने को तैयार है। वो जो जहां का ब्यूरोक्रेट इतना वो हो गया है, अनटेम्ड है और किसी की बात ओवर एक्टिज्म उनमें आ गया है, किसी की बात नहीं मान रहे हैं। मेरी ऑनरेबल एलजी साहब से मेरी अपील है, इसके साथ ही जो हमारे चेयरमैन हैं J&K पब्लिक सर्विस कमीशन के, उनका भी यही हाल है। वो भी हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं और हमारा जेके ड्यूटी का जितना भी हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, मैं उनकी बात करूंगा। रिजर्वेशन एंड प्रमोशन की बात करें, मंडल कमीशन की बात करें, जो हमारा प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटी एक्ट है उसकी बात करें, ये कुछ भी करने को तैयार नहीं है।
आज मुझे बताएं, मंडल कमीशन को लागू करने के लिए क्या बहाना बचा है इनके पास? क्यों लागू नहीं कर रहे हैं? पूरे देश के अंदर लागू है, जम्मू कश्मीर के अंदर हमें क्यों हमारे लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं? हमारा रिजर्वेशन प्रमोशन का जो मतलब है, हमारा जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है 1 मार्च 2019 का ऑर्डर वो लागू नहीं कर रहे हैं, प्रेसिडेंट रूल के अंदर लागू नहीं किया। ये ब्यूरोक्रेट हैं जो सुप्रवासित बने हुए हैं, ओवर एक्टिविज्म के कारण ये किसी की परवाह नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हमने 31 जनवरी को बहुत बड़ी महारैली रखी थी। लेकिन SOP को ध्यान में रखते हुए, JKUT की एडमिनिस्ट्रेशन को कोऑपरेट करते हुए हम उस रैली को जो डेफर करने जा रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं। लेकिन मेरी अपील है कि पंच सरपंच से BDC DDC चेयरमैन जो SC ST OBC के हैं, उनसे मेरी अपील हैगी कि वो अपना अपना काम करते रहें। जब भी हम डेट देंगे, अगर हमारी डिमांडें पूरी ना हुई तो हम बहुत बड़ी रैली JKUT के अंदर करेंगे। जो भी उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उसके लिए JKUT की एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबल होगी, ना कि हम होंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा एसोसिएट जो हमारी मंडल कमीशन रिजर्वेशन एंड प्रमोशन जो हमारे LG साहब हैं इंटरवीन करेंगे और हमें उम्मीद है कि वो जरूर लागू करवाएंगे। जहाँ पर यशपाल शर्मा ने शेरों को जन्म दिया था, शेर बना था यशपाल शर्मा, वो शेर पुंछ है, वो शेर पुंछ नहीं, वो शेर भारत है। मैं आपको बताऊं कि यशपाल शर्मा के काम संसार में जाके बोलते हैं, संसार में बोलते हैं। मैं यशपाल शर्मा को, अगर वो मेरा मोदी है, आप उसको मुजस्मा वहाँ पे बनाओ और एक मुजस्मा किले के नीचे जहाँ पर जो शहीदी स्मारक बनाया हुआ है वहाँ पे पूरे यशपाल शर्मा का एक मुजस्मा बने। ये हमारे लिए सबसे बड़ी, आने वाली नस्लों को अगर जिंदा रखना है, अगर उनको बताना है कि पुंछ में किसी ने कंट्रीब्यूशन की है, तो ये एक श्रद्धा सुमन अगर आप दे सकते हो तो मेरी आपसे डिमांड है। अगर आप लोगों को मेरी बात अच्छी लगी है तो हाथ उठा करके एक दफा कहें यशपाल शर्मा तेरा नाम रहेगा, यशपाल शर्मा तेरा नाम रहेगा। शर्मा साहब अमर रहे, शर्मा साहब अमर रहे, शर्मा साहब अमर रहे, शर्मा साहब अमर रहे। कथा शाम को आज जो है हमारे लिए बड़ा एक दुखदायी जो दिन बीत रहे हैं हमारे। परसों रात को जब शर्मा साहब ने अपना जिस्म छोड़ दिया, अपनी आत्मा को, जिस्म को त्याग दिया, उसके बाद हम पर एक बहुत बड़ा एक जो है नज़ूल गिर पड़ा यहाँ पर लोगों पर, तमाम पुंछ के लोगों पर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब पर। क्योंकि शर्मा साहब एक ऐसे लीडर थे कि जिन्होंने सबको साथ लेकर चले और सेकुलरिज्म थे। यहाँ पर एक सेकुलरिज्म को बहुत बड़ा धक्का जो है पुंछ में लगा है। और आज जो है यहाँ पर डिमांड की गई है श्री लेखराज दत्ता जी की तरफ से कि एक उनका चश्मा वहाँ पर लगाना है, वो शोर लगाना है। वो पहले ही हमने डिसाइड किया था कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा चश्मा शर्मा साहब का जो है लगाना है। उसके लिए हम बिल्कुल रेडी हैं। हम पुंछ के DC साहब से ये भी गुजारिश करते हैं कि यहाँ पर जो पुंछ का जो स्टेडियम है, यहाँ पर स्पोर्ट्स स्टेडियम, वहाँ पर जो है शेर पुंछ श्री यशपाल शर्मा जी के नाम पर उसका नाम रखा जाए, ताकि शर्मा साहब का नाम जो है आने वाली नस्लों तक जिंदा रहे और लोगों को, जो हमारे बच्चों को एक प्रेरणा मिलती रहे कि शर्मा साहब यहाँ पर कैसे लीडर हुए। यहाँ पर एक सेकुलरिज्म जो है शर्मा साहब ने आज तक बनाए रखा है। और जो भी सेकुलरिज्म के नंबरदार लोग हैं यहाँ पर, वो लोग इस वक्त बड़े भारी जो हैं एक दुख में गुजर रहे हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि आज के बाद हमारा क्या होगा। यहाँ पर शर्मा साहब ने यहाँ पुंछ नहीं बल्कि यहाँ से लेकर जम्मू पूरे तक जो है लोगों को एक मुट्ठ होकर एक इकट्ठा करके रखा है। और शर्मा साहब ने पार जो नवग्रह मंदिर की तामीर की है, वो इतना बड़ा काम है कि मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपने मज़हब के लोगों को भी एक मुकाम दिया है वहाँ पर, और इतना बड़ा जो है प्रोजेक्ट यहाँ पर बनाया है। इस उम्र में उन्होंने इस प्रोजेक्ट को बनाया है। और मैं समझता हूँ कि भगवान जो है उन्होंने भगवान जो करते हैं वो ठीक ही करते हैं। लेकिन हम लोग ये समझते हैं कि शर्मा साहब को शायद 10 साल और मिल जाते, हम लोगों का बड़ा भला हो जाता और हमारे पुंछ की और तरक्की हो जाती। इसके साथ ही मैं यहाँ पर थैंक यू वो शर्मा साहब की हुई। और मैं जो लेखराज शर्मा जी मास्टर जी ने आज डिमांड यहाँ रखी है स्टैचू की, तो मैं बोलता हूँ कि स्टैचू वहाँ नवग्रह में भी बनना चाहिए और जो किला के पास है वहाँ भी बनना चाहिए। और जो स्टेट स्टेडियम है जो पुंछ में है, इसको शर्मा साहब के नाम पे इसको नाम दिया जाए, शेर पुंछ के नाम से शर्मा साहब के। यही हमारी पुंछ के लोगों की और सब लोगों की यही श्रद्धांजलि उनके प्रति होगी। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन DC साहब से भी ये अपील करता हूँ कि स्टेडियम का जो नाम है वो शेर पुंछ श्री यशपाल शर्मा जी के नाम पे रखा है। आपका नाम? अमरनाथ शर्मा। सर बताएं, जो आज यहाँ पे शर्मा साहब का जो चौथा कार्यक्रम, आज शर्मा साहब का अस्थि संचलन का प्रोग्राम जो हुआ, उसमें हमारे कुछ
भाई बंधु ने एक डिमांड रखी कि यशपाल शर्मा जी का इतना बड़ा स्टेचू बने जितना उनका कद है, इसमें कहने की दो राय नहीं है। और उससे बड़ा भी 2 स्टेचू ज़रूर बनेंगे, एक नवग्रह मंदिर में बनेगा, दूसरा किले के पास बनेगा, ज़रूर बनेगा। हर आदमी का हिस्सा पड़ेगा बनाने में। तो बड़े बड़े दानी है, एक ही आदमी बना सकता है, मगर ऐसी कोई बात नहीं है। हर आदमी अपना तिल बुल डाल के सुंदर बनाएंगे। और उसके बाद मैं तमाम लोगों से अपील करता हूँ, सब ये 13वें की रस्म हो जाए तो सभी लोग डीडीसी पुंछ को कह दें, यहाँ पे स्पोर्ट्स स्टेडियम है पुंछ के अंदर, उसका कोई नाम नहीं है, उसका नाम श्री यशपाल शर्मा स्पोर्ट्स स्टेडियम होना चाहिए। और एडमिनिस्ट्रेशन को ये कह देना चाहिए कि अगर कोई पुंछ के अंदर कोई लीडर था, वो यशपाल शर्मा था, और उसके नाम से एक स्पोर्ट्स स्टेडियम का नाम रखा जाए। मैं तमाम लोगों से अपील करता हूँ, सभी लोग बाद में डीसी साहब को मिलके इसका नाम रखवाएंगे। कमालदीन को पेश करो, कमालदीन को इंस्पेक्टर को पेश करो, इंस्पेक्टर को पेश करो, चोर को पेश करो। वैसे वो दाखल है अगर सूर के वैसे आप का पूछना मानना हैं तो तुमसे क्या तो इन्होंने कमाल दी भी बुलाए गई 3 रेत ट्रांसफार्मस दजान निवान 4-5 दुह बे दोदमुत वुनिक तम दोद 3 रेतन मज 6 लट अक लट दुक ट्रांसफार्म अदल बदलस मज वन रुस्ती सह असल तो तौर सूज गलत वनकस जार बार योर करान अस दी तो बदल ट्रांसफार्म दिवान कहें डिपार्टमेंटस गई 10-12 लट गई मजबूर पे पता सबस नश त्रो तमिस दरखास्त अस गो आज 3 रेत पावर आसनसी अगर यह मेहरबानी करान ट्रांसफार्म करान डिस्कनेक्शन अस टेंशन कथ कह 2 गंटन पावर अस वुचान पत्म 3 रेतों पे वोत 2 गंटे वुचनस सोन मुतालबा ट्रांसफार्म तुलू थोद अस दी तो बदल ट्रांसफार्म अगर नु तेल कर डिस्कनेक्शन तार थोद वटित सर यार बड़ी हैं हो जाएंगी ये तो